सो हेलो एवरीवन, मैं अक्षर का स्वागत करता हूं। आज हमारा फर्स्ट जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड है, इसका नाम है माय डियर एब्रेसिव जेट मशीनिंग मेथड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एजेएम। सबसे पहली बात, एजेएम में हम क्या करने वाले हैं, एब्रेसिव और एयर और गैस के मिक्सचर को हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी के साथ बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम इंपार्ट करने वाले हैं वर्कपीस पे, ताकि यहां पे क्या हो, मेटल का रिमूवल हो जाए। तो कंप्लीट सेटअप ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग इज लाइक दैट। सबसे पहले आपका ये एयर कंप्रेसर जो कि एयर को भेजेगा, दो यह आपका प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व जो कि यहाँ पे उस एयर के प्रेशर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और देन माय दिस इज ड्रायर, अगर उसके अंदर कुछ मॉइस्चर वगैरह कंटेंट है, अगर उसमें कुछ मॉइस्चर है तो उसे ड्राई कर देगा। और ड्राई एयर और गैस कहीं ना कहीं आपका इस फिल्टर से होते हुए, दिस इज बेसिकली व्हाट योर मिक्सिंग चैम्बर। यहां से अपन ऊपर एक होपर लगा है जिससे कि एब्रेसिव फीडर, यहां पे अपन जो हार्ड मटेरियल्स है लाइक योर सीबीएन हो गया है, डायमंड हो गया, उनका बेसिकली जो मिक्सचर है, बेसिकली जो चूरा है, इसे बोलते हैं एब्रेसिव मिक्सचर। एब्रेसिव को यहाँ डाल के उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एयर को मिक्स करके माय डियर, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शेकर, क्या करेगा, द कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ व्हाट एयर एंड एब्रेसिव्स। क्लियर? उस मिक्सचर को क्या करेगा माय डियर, यहां पे ये मिक्सचर आने वाला है और जो हाई प्रेशर के साथ जो मिक्सचर आ रहा है, जो नोजल क्या करेगा, उस हाई प्रेशर मिक्सचर को हाई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इस पर्टिकुलर, ये आपका टेबल है, टेबल के ऊपर वर्कपीस रखा हुआ है और इस वर्कपीस पे आपका पर्टिकुलर पॉइंट पे इंपार्ट करने वाला है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को, ताकि यहां से क्या हो माय डियर, आपका मेटल रिमूवल हो सके। Okay, this is basically what your nozzle and basically what our workpiece. Now the setup arrangement is this. Now complete theory देखते हैं इसका। अगर हम बात करें एब्रेसिव जेट मशीनिंग का, तो व्हाट वी सेड, एब्रेसिव पार्टिकल, जैसा कि हमने कहा, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स आर मेड टू इम्पिंज, मतलब चिपक जाना, इम्पिंज ऑन द वर्कपीस मटेरियल। हाई वेलोसिटी के साथ वो क्या करेंगे, इम्पिंग करेंगे, बेसिकली टकराएंगे। At high velocity, the jet of abrasive particles is carried by gas और air। जो आप एब्रेसिव पार्टिकल भेजने वाले हो, किसके मीडियम के थ्रू, गैस और एयर के मीडियम के थ्रू कहीं ना कहीं आप एब्रेसिव पार्टिकल्स को एक वर्कपीस के ऊपर इंपार्ट करवाने वाले हो। नाउ सेकंड पॉइंट, हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ एब्रेसिव इज जनरेटेड बाय कन्वर्टिंग pressure energy of carrier gas or air into its kinetic energy and hence high velocity jet. नोजल डायरेक्ट, नोजल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मिक्सचर को डायरेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं वो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। नोजल डायरेक्ट्स द एब्रेसिव जेट इन अ कंट्रोल्ड मैनर इनटू वर्क मटेरियल so that distance between the nozzle and workpiece and the impingement angle is can be desirable. So इस पर्टिकुलर मोशन को जो कंट्रोल करने वाला है वो कौन है, आपका नोजल। कहीं ना कहीं आपको नोजल और वर्कपीस के बीच में जो गैप है उसको भी मेंटेन रखना होगा। कहीं ना कहीं आपके जो एंगल है बेसिकली नोजल और आपके वर्कपीस का, वो भी मेंटेन रखना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं वर्कपीस पे इंपार्ट हो सके और वहां पे मेटल का रिमूवल हो सके। हाई वेलोसिटी एब्रेसिव पार्टिकल जो आपने हाई वेलोसिटी एब्रेसिव पार्टिकल रखे हैं, दीज रिमूव द मटेरियल, दीज आर बेसिकली व्हाट, रिमूव द मटेरियल बाय माइक्रो कटिंग एक्शन एज वेल एज ब्रिटल फ्रैक्चर ऑफ वर्क मटेरियल। इस पर्टिकुलर मेथड से आप माय डियर ब्रिटल मेटल को भी कहीं ना कहीं आप मशीनिंग कर पाएंगे, बिकॉज हाई जो बेसिकली एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपकी वर्कपीस पे इंपार्ट हो रही है, हाँ, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंपार्ट हो रही है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं इससे हम ब्रिटल मेटल का भी हम आराम से माइक्रो कटिंग कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली थ्योरी ऑफ योर प्रोसेस, बेसिकली प्रोसेस ऑफ योर एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस। नाउ अगर हम बात करें कुछ इसमें पैरामीटर्स का, कि क्या क्या इसमें पैरामीटर्स हम देखते हैं, तो देखिए, अगर हम प्रोसेस पैरामीटर की बात करें तो ये आपका था नोजल, इज इट क्लियर, और दिस इज बेसिकली व्हाट योर वर्कपीस। जो नोजल और वर्कपीस में बीच जो गैप है बेसिकली, वो इसे बोलते हैं अपन स्टैंड ऑफ डिस्टेंस,
It is basically called stand off distance. The gap between nozzle and workpiece is called stand off distance. And my dear, ये आपका क्या है, नोजल है हाई वेलोसिटी एब्रेसिव जेट, जिसकी आपकी वेलोसिटी होती है 150 to 300 मीटर पर सेकेंड। और कहीं ना कहीं आपका जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है, ये आपका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बहुत मैटर करने वाला है मेटल रिमूव रेट में। जैसे हम वही पढ़ने वाले हैं आगे कि कैसे आपका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपके इस वर्कपीस के मेटल रिमूव में फायदा देने वाला है, नुकसान देने वाला है। कैसे आपका एमआरआर रिमूव, कैसे आपका एमआरआर वेरी होगा अकॉर्डिंग टू योर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। जनरली जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस अपन रखते हैं वो होता है 25 से 75 mm के बीच। नाउ अगर हम बात करें साइज ऑफ एब्रेसिव का, जो हम एब्रेसिव यहाँ पे यूज करने वाले हैं उनका जो साइज है वो कहीं ना कहीं आपका 0.025 mm होता है। मास फ्लो रेट इज इक्वल टू 2 to 20 ग्राम पर मिनट। ओके, वेलोसिटी जैसे मैंने बताया अभी 150 to 300 मीटर पर सेकेंड, एंड प्रेशर इज 2 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नोजल की बात करते हैं तो नोजल किन किन मटेरियल से बना होता है। अगर हम नोजल की बात करें तो बेसिकली मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ, बेसिकली टू मेटल से बना होता है। फर्स्ट वन इज टंगस्टन कार्बाइड, सेकंड वन इज सैफायर नोजल। सैफायर मतलब जो जिस बेसिकली आप जो अगर रत्न वगैरह पहनते हैं अपने अंगूठी वगैरह में, जो बेसिकली वो जो आपका मेटल है उसे ही कहते हैं अपन सैफायर। वो सैफायर से बने होते हैं, देयर हार्ड मेटल्स बेसिकली। नाउ टंगस्टन कार्बाइड and sapphire SiC abrasive, this is basically what Al2O3 and WC। क्लियर, मतलब क्या हो गया, हार्डनेस ऑफ जो सैफायर है वो ज्यादा होती है हार्डनेस ऑफ बेसिक टंगस्टन कार्बाइड से। नाउ लाइफ ऑफ नोजल हमेशा ज्यादा होनी चाहिए कहीं ना कहीं, इसलिए आप हार्ड मेटल का बनाते हैं। लाइफ ऑफ नोजल वेरीज बिटवीन 12 से 300 घंटे। नोजल टिप डिस्टेंस जो है कहीं ना कहीं जो आपका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है इसे अपन नोजल टिप डिस्टेंस भी बोलते हैं हमारे। दोनों ही नाम है इसके, एक नाम नहीं दो नाम है। एक तो नाम है आपका स्टैंड डिस्टेंस बोल दे या ये बोल दे नोजल टिप डिस्टेंस, दोनों का ही बात सेम है। इट इज जस्ट अ डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, नोजल एंड योर नोजल टिप एंड योर वर्कपीस। क्लियर। तो जो जनरली हम जो नोजल टिप डिस्टेंस रखते हैं माय डियर, इसे ही बोलते हैं अपन स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। ये होता है 0.25 से 0.75 mm। नाउ जनरली जो हम एब्रेसिव इसमें यूज करते हैं, जो एब्रेसिव यूज करने वाले हैं जिसका जो साइज है वो 0.025 mm तक है, वो कौन कौन से हार्ड मेटल कौन कौन से माय डियर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सिलिकॉन कार्बाइड, क्रश्ड ग्लास का टुकड़े करके, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। दे आर बेसिकली एब्रेसिव्स, दीज आर यूज्ड इन व्हाट, AGM process, abrasive jet machining process। So my dear, these are what called process parameters of abrasive jet machining। हमने देखा कि what is the standard of distance कितना होता है, size of abrasive क्या क्या है। ये एग्जाम्स में कभी कभी जनरली क्वेश्चंस एग्जाम में पुट अप कर ले जाते हैं, SSC वगैरह में छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रोसेस पैरामीटर से आपके एग्जाम में आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। मास फ्लो रेट, प्रेशर और नोजल किस किस मेटल का बन सकता है, सैफायर एंड टंगस्टन कार्बाइड। प्लीज रिमाइंड इट, अच्छे से इनको याद कीजिएगा। नाउ अब कुछ आगे बात करते हैं प्रोसेस पैरामीटर से हमारे इस पर्टिकुलर प्रोसेस से क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका एमआरआर पे क्या फर्क पड़ने वाला है, हम उसकी बात करेंगे। एमआरआर बोले तो मेटल रिमूवल रेट ऑफ वर्कपीस। नाउ माय डियर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं ये आपका नोजल है, ये क्या है माय डियर, आपका नोजल है, और दिस इज बेसिकली व्हाट, वर्कपीस डिस्टेंस। मतलब ये नोजल हो गया, ये आपका वर्कपीस है। पहले मान लीजिए आपका नोजल जो है और वर्कपीस के बीच में डिस्टेंस 0.75 mm है। नाउ अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे माय डियर, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो देखेंगे कि एमआरआर पे क्या फर्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो आपका मेटल रिमूव हो रहा है तो उसे सरफेस कैसे दिखाई दे रही है, हम जो उसकी बात करने वाले हैं। क्लियर। तो नाउ देखते हैं सबसे पहले माय डियर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर हम हमारी जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है, या मैं कहूँ नोजल टिप का वर्कपीस के साथ डिस्टेंस अगर बहुत कम रखें, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 0.75 रखूँ, बहुत कम अगर रखता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ क्या, हाई एनर्जी ऑफ माय डियर, आपका जो पार्टिकल्स का जो हाई एनर्जी एब्रेसिव प्लस एयर का जो हाई एनर्जी इंपार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो है आपका एमआरआर बढ़ेगा।
कि नहीं। मतलब जैसे जैसे हम आपका डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 0.75 0.5, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका एमआरआर क्या हो रहा है माय डियर, बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि आपकी जो हाई एनर्जी इंपार्ट हो रही है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर वर्क पीस पे। लेकिन माय डियर जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते रहेंगे, ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे ही माय डियर इस नोजल टिप और वर्क पीस के बीच में एयर का डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। इज इट क्लियर? मतलब जैसे जैसे अपन यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे, भाई पहले बहुत कम डिस्टेंस पे आपका एमआरआर इंक्रीज हो रहा था। मतलब क्यों? क्योंकि वहां पे एयर का डिस्टेंस क्या था, कम था। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इस एब्रेसिव प्लस एयर पार्टिकल्स में थी, वो पूरी की पूरी ही एनर्जी, लगभग पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ इंपार्ट हो गई, वर्क पीस पे, क्योंकि ये बिल्कुल पास में थे। यहाँ पे एयर का डिस्टेंस क्या था माय डियर, बहुत कम था। तो जैसे जैसे कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंचेंगे, मान लो 5 mm तक पहुंचे, तब तक आपका जो है आपका एमआरआर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस को और बढ़ाया, अगर आपने माइंड डिस्टेंस को और बढ़ाया, जिससे क्या होगा, एक लिमिट तक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर आपने और डिस्टेंस बढ़ाया तो कहीं ना कहीं एयर का डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उतना की उतना वो वर्कपीस पे इंपार्ट नहीं कर पाएगा, ड्यू टू व्हाट, एयर रेजिस्टेंस इन बिटवीन वर्कपीस एंड नोजल टिप। सो अगर एयर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका, मैं कह सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी जो वर्कपीस पर लगने वाली है वो क्या होगी, कम होगी, और कहीं ना कहीं आपका एमआरआर भी कम होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, पहले तो एमआरआर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, और फिर आपका क्या होगा, एमआरआर कम होना शुरू होगा। मतलब अगर मैं इस वर्कपीस के मुंह को देखूं, बेसिकली यहां पे इसके माउथ को देखता हूं, तो देखें जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे ना, तो कहीं ना कहीं इस वर्कपीस के जो माउथ का जो बेसिकली डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो फ्लो है इस वर्कपीस, जो जैसा भी हम कह सकते हैं नोजल का जो फ्लो है निकलने वाले एयर पार्टिकल्स का, वो फैलने वाला है, जिसकी वजह से जो आपका ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप कहेंगे एमआरआर रेट, तो क्या होगा, पहले ज़्यादा होगा, फिर कांस्टेंट होगा, और कहीं ना कहीं कुछ देर बाद एयर डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ आपका एमआरआर कम होता रहेगा। दिस इज द टेंडेंसी माय डियर। अगर हम ग्राफ खींचे एमआरआर और नोजल टिप डिस्टेंस के बीच में, तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो माय डियर कि माय डियर देखो देखो, नोजल डिस्टेंस पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपका एमआरआर बढ़ रहा है, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन आपका एयर रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और एयर रेजिस्टेंस अगर कम है तो कहीं ना कहीं जितनी एनर्जी आपके पास है, इतनी एनर्जी वर्क बेसिकली एयर और इसमें जो एयर पार्ट एब्रेसिव पार्टी इनके पास है, वो पूरी की पूरी ही एनर्जी क्या हो रही है, उस वर्कपीस पे इंपार्ट हो रही है। मान लीजिए कुछ बहुत कम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस आता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप नोजल टिप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो नोजल डिस्टेंस क्या, तो या फिर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस कह सकते हैं, एसओडी भी से कह सकते हैं अपन, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही आपका एमआरआर क्या हो रहा है माय डियर, कम हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है विशेष कि जैसे जैसे आप बेसिकली स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही क्या होगा, आपका एमआरआर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ये ग्राफ बहुत अच्छे से रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस और एमआरआर के बीच में क्या ग्राफ बनता है ना। अब अगर हम आगे और बात करें तो एक बार पढ़ लेते हैं इसे। एज द एसओडी मतलब स्टैंड ऑफ डिस्टेंस इंक्रीज, जैसे जैसे आपका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, then initially the MRR is increase है। initially आपका MRR increase होगा, क्योंकि due to the increase in velocity as the abrasive jet have more time to accelerate, but as the as the abrasive jet have more time to accelerate, but as the SOD is increase further increase, then atmospheric distance जो होगा, बेसिकली जो atmospheric distance है वो क्या हो रहा है, वो आपका कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, आपका जो एटमॉस्फेरिक गैप वो ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे हम बात करते हैं, देन एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस चीक्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एब्रेसिव। जो एटमॉस्फेरिक गैप है, जो एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं आपके उस वर्क बेसिकली जो आपका एयर और पार्टिकल्स हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, उनको उसकी काइनेटिक एनर्जी को चीक कर रहा है, उसको मतलब उसको कम कर रहा है, जिससे क्या होगा, and hence even though kinetic energy increases, then atmosphere resistance decreases the energy upon impact, and for certain gap the MRR remains constant. Therefore further increase in SOD results in lower in MRR as the air resistance start dominating the kinetic energy of abrasives. This is basically the theory of what we can say
अगर हम MRR को और देखें डिस्टेंस डिस्टेंस से तो कैसे बिहेवियर शो करता है, इट इज जस्ट अ एग्जांपल ऑफ दिस। नाउ अगर हम बात करें कुछ और, अगर हम ग्राफ की बात करते हैं माय डियर, अगर हम कुछ और ग्राफ की बात करते हैं तो देखें, अगर हम MRR और एब्रेसिव फ्लो रेट के बीच में ग्राफ देखें, ओके, इफ आई टॉक अबाउट MRR एंड एब्रेसिव फ्लो रेट, तो हम ये देख पाएंगे कि जैसे जैसे आप कहीं ना कहीं एब्रेसिव फ्लो रेट बढ़ाते हो वैसे वैसे ही आपका MRR बढ़ने लगता है। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद माय डियर, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर आप एब्रेसिव का फ्लो रेट और बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं एब्रेसिव के बीच टकराना शुरू हो जाएगी, है नहीं, मतलब वो एब्रेसिव भी आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है खुद के टकराने में लगा देंगे, वो एनर्जी वर्कपीस पे इंपार्ट हो ही नहीं पाएगी। तो मतलब एक लिमिट के बाद आपका MRR क्या होने वाला है, कम होने वाला है। इज इट क्लियर? नाउ अगर हम बात करें मिक्सिंग रेशियो का, मतलब MA का बात करें द मास ऑफ एब्रेसिव, और कहीं ना कहीं अगर इसके रेशियो की बात करें मास ऑफ एब्रेसिव अपॉन जो मास ऑफ आपका एयर एंड जो मिक्सचर है बेसिकली, अगर उसके बात करें जैसे जैसे आप मास ऑफ एब्रेसिव कहीं ना कहीं अगर आप बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो MRR है वो इंक्रीज होता रहता है। इज इट क्लियर? नाउ इज बेसिकली कॉल्ड द मिक्सिंग रेशियो, ओके। और वही बात एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या होगा, आपका कम होना शुरू हो जाएगा। और ये SOD के साथ देखा हमने, MRR और SOD हमने देखा ही है कि जैसे जैसे आप SOD बढ़ाएंगे, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बढ़ाएंगे, MRR पहले तो बढ़ेगा फिर कांस्टेंट रहेगा और फिर क्या होगा माय डियर, आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? और एयर प्रेशर की बात करें, जितना ज़्यादा एयर प्रेशर लगाएंगे उतना ही आपका MRR बढ़ता रहेगा। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं माय डियर जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। कोई भी ग्राफ पूछ लेगा और पूछेगा AGM मशीन के लिए कौन सा सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि विच वन इज करेक्ट फॉर AGM। नाउ माय डियर, अगर हम कुछ एक दो फार्मूलाज की बात करें जो डेरिवेटिव फार्मूलाज हैं, डेरिवेशन निकल जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि जो MRR ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स हैं, हमने कहा था कि इस पर्टिकुलर AGM प्रोसेस से आप ब्रिटल और डक्टाइल दोनों का ही आप मशीनिंग कर पाएंगे, मेटल रिमूव कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें MRR ऑफ ब्रिटल मटेरियल का, तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है MA V की पावर 3/2 rho G की पावर 1/4 एंड H की पावर 3/4। हमें डेरिवेटिव जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला से ही कहीं कहीं क्वेश्चन आपके पुट अप होंगे एग्जाम में। तो नाउ rho G बेसिकली व्हाट, रो जी इज डेंसिटी ऑफ ग्रिड्स, जो भी आपने एब्रेसिव्स काम लिए हैं उसका डेंसिटी रो जी। वी है आपका वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट, कि भाई आपका वेलोसिटी क्या है इंपैक्ट का। एच है हार्डनेस ऑफ वर्कपीस एंड माय डियर एम है मास ऑफ द वर्कपीस। क्लियर? ये है आपका MRR ऑफ व्हाट, ब्रिटल मटेरियल। और अगर मैं बात करूं MRR ऑफ डक्टाइल मटेरियल का, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 MA V²/H। अब एग्जाम में कुछ पूछ सकता है कि भाई MRR ऑफ abrasive jet machining of brittle material is directly proportional to V की पावर 3/2, V की पावर 2, V की पावर 1/2, 4 ऑप्शन देगा। यू हैव टू फाइंड कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। तो अगर ब्रिटल मटेरियल दिया है तो MRR ऑफ ब्रिटल मटेरियल, अगर हम बात करेंगे एब्रेसिव जेट मशीनिंग का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर 3/2। वहीं अगर हम बात करें MRR ऑफ डक्टाइल मटेरियल का, तो उसका कितना होगा, V की पावर 2। ये सब आपको थोड़ा सा रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे रो क्या है, यहाँ पे H क्या है, यहाँ पे V क्या है और यहाँ पे MA क्या है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके SSC के एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। इज इट क्लियर? तो ये रही आपकी थ्योरी ऑफ AGM, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। हमने ये देखा इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग का सेटअप क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और हम यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस क्या करने वाले हैं। कहीं हमने देखा कि जो आपका एयर या मैं कहूँ गैस और एब्रेसिव का मिक्सचर है वो हाई वेलोसिटी के साथ वर्कपीस पे इंपार्ट होगा, जिससे कि आपका मशीनिंग प्रोसेस होता है। इट इज यूजफुल फॉर बोथ डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। एंड हमने ये देखा कि इसके प्रोसेस पैरामीटर्स क्या क्या हैं, कितना वेलोसिटी हमें चाहिए, कितना स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है, मतलब आपका जो नोजल टिप और वर्कपीस के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसी हमने बोला नोजल टिप डिस्टेंस, और उसी हमने बोला स्टैंड डिस्टेंस। और नो माय डियर फ्रेंड, व्हाट आर द वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव एंड व्हाट काइंड ऑफ एब्रेसिव्स वी यूज इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग, हमने ये भी देखा। और फिर हमने ये देखा कि व्हाट आर द बेसिकली ग्राफ बिटवीन द MRR एंड डिफरेंट प्रोसेस पैरामीटर्स लाइक योर एब्रेसिव फ्लो रेट, मिक्सिंग रेशियो,
स्टैंड ऑफ डिस्टेंस एंड योर एयर प्रेशर. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. और लास्ट में देखा कुछ दो फॉर्मूलाज थे, मेटल रिमूवल रेट फॉर ब्रिटल मेटेरियल एंड मेटल रिमूवल रेट फॉर डक्टाइल मेटल. इनका बस आपको रिलेशन याद रखना है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस है. सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट फॉर योर abrasive jet machining. So we now forward to advantages and limitation of AGM process. What are the basically advantages, what are the limitation, and what are the applications of abrasive jet machining process. Now my dear, if I talk about the advantages, so now we can say fragile and heat sensitive workpiece can be machined. Okay, fragile मतलब जो बेसिकली आपके कमजोर होते हैं उसे बोलते हैं फ्रैगाइल मटेरियल. ओके, वेरी लो कैपिटल कॉस्ट, आपको ज़्यादा कॉस्टिंग की डिमांड नहीं है यहाँ पे. नो वाइब्रेशन एंड नो फीड वर्क और वेरी हार्ड मटेरियल कैन बी इजीली मशीन. ये हमने देख चुके हैं. नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन? स्ट्रे कटिंग जो आपने यहाँ पे देखा है, जो कटिंग यहाँ पे देखी है आपने, दी आर बेसिकली कॉल्ड स्ट्रे कटिंग. जो यहाँ पे स्ट्रे कट लग रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके वर्कपीस के डायमेंशन को खराब कर सकते हैं. दीज आर बेसिकली व्हाट स्ट्रे कट. बिकॉज जैसे जैसे आप यहाँ डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ही आपका जो एब्रेसिव और एयर मिक्सचर का फ्लो है वो फैलता रहेगा. क्लियर है नहीं? जिसकी वजह से आपके वर्कपीस में जो ये फ्लो इधर हो रहा है, तो जहां आप बेसिकली वर्कपीस में मेटल रिमूवल चाहते हो वहां तो होगा ही, पास में भी क्या रहेगा वो कट कर देगा. उसे बोलते हैं अपन स्ट्रे कटिंग, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके वर्कपीस के डायमेंशन में भी खराबी हो सकती है. ये एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है इस एजीएम का. नाउ माय डियर, हम देखते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशन. ओके, लो एमआरआर, टेपर कट. और हम देखते हैं अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग. इंट्रिकेट होल, वेरी गुड. फ्रैगाइल brittle materials can be machined from AGM process is very important application. Brittle materials can also be machined by what? AGM process. Cleaning, polishing and deburring, micro machining भी हम इससे आराम से कर सकते हैं. With varying your air pressure you can vary with your application. Clear? Now so this is all about for your abrasive jet machining process. You can take a screenshot. Just I send you screenshot. Please click the screenshot of abrasive jet machining. This is the working, how the AGM process works. This is the process parameters. This is a diagram and this is process parameters one by one. Please take SS. This is the relation between the extent of distance and your MRR, metal removal rate. Please take SS so that you can write it on your own notes. This is theory about that, the same. Now some also graphs are there. These are the advantages, limitations and application of AGM process. So my dear, in our next lecture we are consider the next NTMM process. This is ultrasonic machining process. इसे हम प्यार से बोलते हैं USM process. We will discuss in next lecture. Thank you so much guys. जय हिंद. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.